हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सबको मेरा प्रणाम। एग्जाम को अब कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में आप सब धुआंधार रिवीजन कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व जल मंच का आयोजन 2024 में कहां किया गया था। ठीक है, विश्व जल मंच यानी कि पूरी दुनिया में जो वाटर क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए हर साल विश्व जल मंच का आयोजन किया जाता है और इस 2024 का जो आयोजन था वो बाली इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाली। ठीक है, बाली इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया अगर मैप में देखेंगे तो ये रहा और प्रेसिडेंट प्रोबो शुबियांतो जो है इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो शुबियांतो है। ठीक है, विश्व जल मंच 2024 बाली में किया गया था आयोजन, बाली इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। ठीक है, बहुत हैरत की बात है कि 2023-24 के सेशन के दौरान इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है सबसे ज्यादा चीन के साथ हुआ है। चीन के साथ जो ट्रेड है लगभग 118.4 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है चाइना के साथ, और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना है। ठीक है, 23-24 के सेशन के दौरान। चलिए अगला है, भारत का पहला संविधान पार्क का निर्माण कहां किया गया है। ठीक है, संविधान पार्क में हम जानते हैं कि संविधान से रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई हैं ताकि लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करें, उसका महत्व जाने। ठीक है, यह संविधान पार्क जो है डिफेंस के द्वारा और डिफेंस प्लस जो एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये बनाया गया है पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में जो है पहला संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से प्रदान किया है। ठीक है, तो ये इंडिया का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरल साइंस। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट को नेल्सन मंडेला 2024 अवार्ड मिला है। ठीक है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको एड्रेस करने के लिए ये संस्था है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और अगर इस संस्था की बात करें थोड़ा सा डिटेल्स में तो इसके फाउंडर जो है US, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में। हेडक्वार्टर WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस है। ठीक है, चलिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN के अधीन ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसके तौर पे ये काम करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम का एक लिटरेचर पुरस्कार है जिसमें जो इंग्लिश जो नॉवेल्स है या इंग्लिश में कोई भी साहित्यिक रचना की जाती है या उसका कोई इंग्लिश अनुवाद है जो वर्ल्ड फेमस हो जाता है उसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बार के जो लेखक हैं वो है जेनी एपेरनेक और माइकल हॉफमैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जरूरी नहीं कि वो यूके का ही आदमी हो, पूरी दुनिया के लिए ओपन है, कोई जो भी लिटरेचर के फील्ड में, लेकिन वो लिटरेचर इंग्लिश से रिलेटेड रहना चाहिए या उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। वेस्ट नील बुखार समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा है या किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, वेस्ट नील बुखार जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर। ठीक है, इसमें सिंपल है फीवर होता है। ठीक है, जो माइग्रेन पेन वगैरह सब शुरू हो जाता है और ज्यादा फीवर की शिकायत रहती है। ठीक है, तो वेस्ट नील बुखार जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेमल। ठीक है, बहुत न्यूज में चला था रेमल। रेमल चक्रवात का नाम है और यह चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो रेमल चक्रवात है, इसका नाम दिया है ओमान के द्वारा। ठीक है, हम जानते हैं कि सब देशों का अपना अपना चक्रवात का नाम वहां डिनोटेड कर दिया गया है और वहां पे जो है जैसे इस बार रेमल आया, रेमल के बाद क्या नाम दिया जाएगा वो सारा चीज पहले से प्रीडिफाइंड है। ठीक है, चलिए रेमल चक्रवात है। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का थीम क्या था? ठीक है,
तो टोबैको में और कंप्लीटली जो नेक्स्ट जनरेशन है टोबैको में, क्योंकि जो करंट जनरेशन है उनका आदत छुड़ाना मुश्किल है, ठीक है, इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बचाने की हम लोग को प्रयास करना चाहिए। और इस बार का थीम भी बच्चों को तंबाकू कंपनियों के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। कम से कम जो बच्चे हैं उनको ना तो मैन्युफैक्चरिंग में, ना ही जो है और बिजनेस में जो भी टोबैको से रिलेटेड हो उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम था वो बच्चों को तंबाकू कंपनियों के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है भारत में वो गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है। और इसी पे जो है पटना में जो है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश ने लॉन्च किया है? ब्लू रेजिडेंस वीजा का मतलब होता है कि जो लोग इन्वायरमेंट के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूएई सरकार के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है ये रेजिडेंस वीजा शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें जो इन्वायरमेंट के फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो है यूएई के द्वारा वीजा दिया जाएगा। वो रह सकते हैं 10 साल के लिए यूएई में, वहां पे वर्क पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, स्टडी पर्पज से, ठीक है। तो यही वीजा जो है ब्लू रेजिडेंस वीजा के नाम से जाना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान किसने शुरू किया था? तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जानते हैं उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है किस जो सम्मान है ये पूरे देश में व्याप्त हो, लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी मिले, लोग इसका महत्व दे, इसका सम्मान करें, इसी के मद्देनजर जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। 100 मिलियन टन कोयला के गैसिफिकेशन का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, ठीक है। तो ऐसा क्या है गैसिफिकेशन में? तो कोयले के गैसिफिकेशन से बनता है एसएनजी गैस, ठीक है, सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेटिक नेचुरल गैस, ठीक है। और हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पे ज्यादा फोकस कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रही है, और इसलिए कोयला का गैसिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है, ठीक है। तो 100 मिलियन टन कोयला के गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, यानी एसएनजी गैस को जो है पूरे मार्केट में अवेलेबल करा देना है, गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है। चलिए अगला देखते हैं। भारत को अगले 10 वर्षों में कौन सा देश 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो ये जो है इंडिया और नेपाल के साथ जो है अपना बायलैटरल एग्रीमेंट है कि भारत जो है वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पे प्रोजेक्ट्स लगाएगा, और जो है नेपाल के तरफ से 10,000 मेगावाट बिजली का जो है इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। चलिए 16वें वित्त आयोग के सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? ठीक है, तो हर 5 साल में राष्ट्रपति जी के द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, आर्टिकल है 280, ठीक है। और इस बार जो है 16वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया है, पहले इसके अध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया। ये नीति आयोग के पहले जो है वाइस चेयरमैन भी थे, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया। और इनको जो है 16वें वित्त आयोग का सचिव भी बनाया गया है, ठीक है। और इनके सचिव के रूप में, 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में जो है ऋत्विक राजनाम पांडे जी का नियुक्ति किया गया है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है आपका अध्यक्ष के बारे में पूछेगा। अरविंद पनगढ़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इनके निर्देशानुसार ही जो है स्टेट्स में और रीजन्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रेवेन्यू का बंटवारा होता है, विभिन्न स्टेट्स में रेवेन्यू का बंटवारा होता है। चलिए, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस फुल फॉर्म होता है इंटर ग्लोब एविएशन, ठीक है, इंटर ग्लोब एविएशन, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के किस हवाई अड्डे को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? 2024 की बात करें हम लोग तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है, इसको जो है बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया, रैंक 1 पे है। ठीक है, तो हमेशा ही इंदिरा गांधी और कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कंपटीशन चलता रहता है और दोनों ही जो है टॉप जो है एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2013-14 से 22 तक की अवधि में गरीबी कम करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो गरीबी में ये मल्टी डायमेंशनल क्या आ जाता है? तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि गरीबी के साथ यानी फाइनेंस के साथ और भी चीजों को, और भी डायमेंशन को लेना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाइजीन हो गया, ये सब एस्पेक्ट को लेना। जब इन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है तब ये पॉवर्टी, तब जो पॉवर्टी डिसाइड होती है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है। ठीक है, और इस बीच जो अवधि दिया गया है 13-14 से 22-23 तक, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में सबसे जो है अव्वल रहा है गरीबी कम करने में। ठीक है, गरीबी कम करने में। ठीक है, जानते ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करेगा। ठीक है, तो विभिन्न इंस्टीट्यूट का विभिन्न दावा है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से भी 2030 तक कहा गया है, तो 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, जो अभी हम लोग तीसरे स्थान पे, अभी 5वें स्थान पे है, और जब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा तो हम लोग 3rd पोजीशन पे हो जाएंगे। और 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने का रखा गया है। ठीक है, अभी यूएस जो है दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी है। अगला चलते हैं। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 19वां जो आयोजन है यो युगांडा में किया गया है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते ही होंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये शीत युद्ध के दौरान शुरू किया गया था, जब अमेरिका और सोवियत संघ में जो है कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। तब भारत और विश्व के कुछ गण्यमान्य नेताओं ने जो है इस दिशा में पहल किया और एक ऐसा ग्रुप को चुना, ऐसा ग्रुप को फॉर्म किया जो ही डायरेक्टली ना ही अमेरिका का समर्थन करता है ना ही सोवियत संघ का समर्थन करता है, और यही ग्रुप गुट निरपेक्ष ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो हर साल उसका सम्मेलन होता है। इस बार 19वां सम्मेलन था और ये युगांडा में किया गया। युगांडा के बारे में बात करें तो कैपिटल इसका कंपाला है, करेंसी युगांडन शिलिंग चलती है, प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी है और प्राइम मिनिस्टर रोमिना नाजा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? ठीक है, तो डेंगू बुखार सबसे ज्यादा जो है अभी इफेक्ट कर रहा है पेरू को, और पेरू ने जो है हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इतना ज्यादा वहां पे डेथ रेट बढ़ गया है। ठीक है, पेरू की अगर हम बात करें तो पेरू का कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है और प्रेसिडेंट दीना बोलुरेटे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ठीक है, तो वनों में जो अवैध कटाई होता है उसके रोकथाम के लिए जो है वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा वन मित्र योजना का आरंभ किया गया है। ठीक है, हरियाणा के द्वारा। जानते हैं नायब सिंह सैनी जो है इस बार दोबारा से जीत करके और वर्तमान में मुख्यमंत्री है, नायब सिंह सैनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? स्वयं योजना, ठीक है, तो स्वयं योजना की शुरुआत जो है ये किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, ये किया गया है ओडिशा के द्वारा। इसमें क्या है कि स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा जो है फाइनेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी पढ़े लिखे युवा है, जो बेरोजगार है, उनको अपना स्टार्टअप्स डालने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न है, सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है और मेनली जो है ये ब्रेस्ट कैंसर को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए और उसके समुचित निदान के लिए जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्योंकि प्रतिदिन जो है हजारों महिलाएं इससे पीड़ित होती है और उनकी इस बीमारी में जान भी चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहां किया गया है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया। जानते ही हैं एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो मोहन यादव जी हैं। ठीक है, तो ये एमपी के उज्जैन में जो है पहला वैदिक घड़ी लगाया गया है। ठीक है, चलिए इसका नाम भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो इस बार का जो गवर्नमेंट फोरम हुआ था 2024 का, उसमें मेनली था कि पूरी दुनिया से जो इसके मेंबर्स है वहां पे प्रतिनिधि जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अपने पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हर साल ये सम्मेलन होता है और इस साल के सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतार, इन तीनों को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया, लेकिन सीरिया को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित नहीं किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो मेनली है हिंद महासागर का जो सम्मेलन है वो हिंद महासागर के रीजन में जो भी देश है उसके इंटरेस्ट में वही मेंबर्स होंगे। और इस बार का जो सम्मेलन हुआ है वो पर्थ में हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और वहीं पे जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किया गया है। ठीक है, चलिए नीम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो नीम, देखिए नीम का पेड़ जो है मल्टीपर्पज यूज में होता है, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है नीम में, और उसी के मद्देनजर पूरी दुनिया में जो है ये और पूरी दुनिया के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और इस बार का जो नीम शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में ही किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल साइंस डे है ये हर साल, जो सीवी रमन साइंटिस्ट है इन्होंने जब रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसको याद करने के लिए जो है हर साल 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सीवी रमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पहले आर्द्रभूमि क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो लैंड्स जो है, लैंड्स जो गीले होते हैं, ठीक है, वेट मतलब गीला, उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा वो पानी में डूबा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे दलदली टाइप का स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, वो सारे भूमि जो है आर्द्र भूमि कहे जाते हैं, वेटलैंड्स कहे जाते हैं। और हर साल, क्योंकि जहाँ पे पानी की अधिकता होगी वहां पे जीव जंतु, जो पौधे होंगे वो भी ज्यादा होंगे, जीव जंतु भी वहां पे आएंगे, तो वहां पे एक बायोडाइवर्सिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर साल उस भूमि के पर्पस के लिए, उस भूमि का क्या इंपोर्टेंस है वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोएडा को जल योद्धा शहर की उपाधि से निम्न में से किसने विभूषित किया है? ठीक है, तो नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नोएडा का जो डेवलपमेंट है वाटर पर्पस से, वहां का जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा जो है नोएडा को जल योद्धा शहर की उपाधि प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए युवा विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? युवा विज्ञान कार्यक्रम, जो युवा है, यूथ है, उनमें स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के में इंटरेस्ट जगाने के लिए, स्पेस में इंटरेस्ट जगाने के लिए जो है कि वो स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो, उसके लिए जो है इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा युवा विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये इसरो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसरो की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और विक्रम साराभाई जो है इसके फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर द लेगियन द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है इस बार शशि थरूर को, जो कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा जो सम्मान प्राप्त है नाइटहुड की उपाधि से वो सुनील भारती मित्तल है और जो एयरटेल के ऑनर भी है।
ठीक है, एयरटेल कंपनी जिनका है, भारतीय इंटरप्राइज के नाम से, भारतीय इंडस्ट्रीज के नाम से जो है इनका कई ग्रुप ऑफ बिजनेस है, सुनील भारती मित्तल, और इन्हें इस बार नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा समय तक जो अंतरिक्ष में रहे हैं वो ओले कोनेन्को है, ठीक है, 850 दिन से ज्यादा दिन तक जो है ये अंतरिक्ष में ही थे, ठीक है, इसलिए इनके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। नेक्स्ट है, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, हम जानते हैं कि जो स्पेस स्टेशन है उसमें कई देश इन्वॉल्व है, कई देशों ने अपने अपने योगदान दिए हैं स्पेस स्टेशन को बनाने में, और भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और इसका लक्ष्य रखा गया है 2035 तक जो है हमारा अपना स्पेस स्टेशन जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमांग समुदाय का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो वैसे तो भूटान में भी तमांग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन प्रमुखता से नेपाल में जो है तमांग समुदाय का संबंध है, ठीक है, तमांग जो है नेपाल में ज्यादातर है, ठीक है, नेपाल भूटान के रीजन में जो है ये ज्यादा पाए जाते हैं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं केपी शर्मा ओली जो है, और भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। थाईलैंड के औपचारिक मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो थाईलैंड का जो ऑफिशियल करेंसी है वो थाई बहत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थाई बहत के नाम से जाना जाता है, थाई बैत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थाईलैंड के किंग अभी महावजिरालोंगकोर्न है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया था? तो मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा, जो पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, शूटर हैं, इनका चयन किया गया था, अभिनव बिंद्रा जी का चयन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वनतारा की शुरुआत किसने किया है? वनतारा की शुरुआत जो है ये रिलायंस कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये एक प्राइवेट फॉर्म है जिसमें जानवरों का जो है आवास की व्यवस्था होती है, उनके इलाज की व्यवस्था होती है। इस पूरे प्रोग्राम को 3000 एकड़ में फैला हुआ ये फार्म है और इसका नाम दिया गया है वनतारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? ठीक है, हम जानते हैं कि नाटो दुनिया की एक पावरफुल एजेंसी है, ठीक है, एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, और इसका जो 32वां सदस्य बना है वो बना है स्वीडन, ठीक है। अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसके विवाद के जड़ में भी यूक्रेन द्वारा नाटो का सदस्य बनने का जो प्रयास किया गया था उसके कारण ही जो है ये जड़ है युद्ध का, ठीक है। तो 32वें सदस्य के रूप में जो है स्वीडन बना है, इसका 32वां सदस्य। इसका जो फाउंडेशन है 4 अप्रैल 1949 को नाटो का जो है शुरुआत हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो स्वीडन 32वां देश है नाटो का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल ई सिगरेट वेब्स पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो ई सिगरेट्स के बारे में जानते होंगे। ई सिगरेट जो है डिस्पोजेबल ई सिगरेट पे जो प्रतिबंध है लगाने वाला है ये न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ने जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, और कई सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड ने इस पे प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड के पीएम की अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर लक्जन जो है न्यूजीलैंड के पीएम, ठीक है। देख रहे हैं न्यूजीलैंड का मैप, तस्मान सी के ठीक नीचे में न्यूजीलैंड। नेपाल ने हिमालय राष्ट्र की पर्यटन की राजधानी किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो नेपाल के द्वारा पर्यटन की राजधानी, हिमालयन नेशंस में पर्यटन की राजधानी जो है नेपाल में ही एक स्थान है, पोखरा, ठीक है। पोखरा को जो है नेपाल के द्वारा हिमालयन नेशन में पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। आंसर है इसका पोखरा, ठीक है। चलिए नेपाल में है ये। भारत के पहले डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन है वो पटना में ही किया गया है, ठीक है, और गंगा नदी में ही सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 9 से 23 मार्च 2024 के मध्य पोषण पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय ने किया गया है? ठीक है, तो पोषण जो है ज्यादातर पोषण से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो तत्कालीन जो
ये मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनके द्वारा जो है ये पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया था। मेनली इसमें क्या था, तो लोगों में जो है पोषण को प्रति अवेयर करने के लिए, जो कुपोषण की शिकायत है उसको दूर करने के लिए, पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पहले थी स्मृति ईरानी और अभी जो है अन्नपूर्णा देवी जी अभी ये मंत्री है। ठीक है, पहले थी और अभी अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एथेनॉल 100 का अनावरण किसने किया है। ठीक है, तो एथेनॉल 100 जानते ही, एथेनॉल जो है अभी ग्रीन एनर्जी के रूप में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इसको लेकर के जागरूक है और जो है लगभग 150 से ज़्यादा आउटलेट्स पे इस साल इसकी बिक्री भी शुरू करवा चुकी है। तो एथेनॉल 100 का जो अनावरण है ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं जो अभी आवास मंत्री भी हैं। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ये चीज शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में चुनावी बॉन्ड योजना रहा था, इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो मेनली जो भी इलेक्टोरल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पहले चंदा जो है बिना जानकारी के ही जो है वो ले लेती थी और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो किस प्रकार से ले, कैसे ले। इसको लेकर के 2018 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया, जिसके जरिए जो है एसबीआई के जो चिन्हित ब्रांचेज है वहां पे कोई भी आदमी जाके ये बॉन्ड खरीद सकता था और वो पैसा जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड दे करके अपना पैसा एक तरह से वहां पे डोनेट कर सकता था। लेकिन जो है इस साल इलेक्शन टाइम में हम लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए जो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए इस स्कीम को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये 2018 में शुरू हुआ था चुनावी बॉन्ड योजना। नेक्स्ट देखते हैं, 21 जून 2024 को योग दिवस मनाया गया। 2024 का थीम क्या था। तो 2024 का 21 जून को जानते हैं जो सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है और इसी दिन जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। और इस बार का जो थीम था वो था स्वयं और समाज के लिए। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार का थीम था योगा दिवस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत किसने किया है। ठीक है, तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत जो है नाम से ही स्पष्ट है कि दिल्ली के जो विलेजेज हैं उनका अर्बनाइजेशन करना है, उनको डेवलप करना है और इसका उद्घाटन जो है अमित शाह के द्वारा जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का प्रारंभ कहां किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री जो शुरू की गई है ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है जहां पे बैटरी का जो एनर्जी है, बैटरी के एनर्जी के रूप में वहां पे स्टोरेज किया जाएगा एनर्जी का और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का जो है जो उद्घाटन है, शुरुआत है, वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लगभग 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जिसमें से निश्चित है कि ये इससे ही जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और अपने खुद से जो है रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।